हेलो स्टूडेंट्स, हम एमएससी फाइनल बॉटनी के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की शुरुआत कर चुके हैं और उसमें हमने कल आपको उसकी स्टेप्स जस्ट बताई थी। फिर हमने उसको आपको रिक्वायरमेंट्स इसके बताए थे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, वेक्टर्स और डिज़ायर्ड डीएनए हमें क्या क्या चाहिए और एंजाइम्स चाहिए जोड़ने के लिए। तो हम उसमें ले रहे थे वेक्टर्स, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आप लोग प्रीवियस में पढ़ चुके हो तो वो डिटेल में पढ़ा है, आपके यहाँ टॉपिक था, इसलिए हम उसे नहीं ले रहे हैं। और आज हम ले रहे हैं जीन क्लोनिंग वेक्टर। जीन क्लोनिंग वेक्टर में कल हमने आपको बताया था कि बहुत सारे वेक्टर्स हैं। प्लाज्मिड, कॉस्मिड, लैम्डा फेज बैक्टीरिया को हम एज ए वेक्टर ले सकते हैं। देन आपके बैक्टीरियोफेज ले सकते हैं, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ले सकते हैं। इसके अलावा प्लांट में भी हमने बताया था आपको, एनिमल्स में भी बताया था। तो हम ले रहे हैं सबसे पहले प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या हो ये देखें हम। देखिए, ये बैक्टीरियल सेल है और इस बैक्टीरियल सेल के अंदर एक तो होता है क्रोमोसोमल डीएनए, ये है क्रोमोसोमल डीएनए, और दूसरा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि इस प्रकार का होता है, ये कहलाता है प्लाज्मिड। ठीक है, ये है प्लाज्मिड। ये क्या है? डीएनए। ये भी डीएनए है, लेकिन ये है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड कैसा है, पहले तो हम ये देखें कि प्लाज्मिड है कैसा। तो प्लाज्मिड है सर्कुलर, स्मॉल, सर्कुलर और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, डीएनए हमने कह दिया है, इसका मतलब ये है तो क्रोमोसोमल डीएनए जैसा ही, लेकिन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यानी क्रोमोसोमल डीएनए से अलग है, इंडिपेंडेंट है। तो फिर हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट किससे? क्रोमोसोमल डीएनए से। दूसरी बात कि ये इनहेरिट हो सकता है, ये है पहला पॉइंट, इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली टू प्रोजेनिस। प्रोजेनिस के अंदर इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो सकता है, यानी इंडिपेंडेंटली का मतलब क्रोमोसोमल डीएनए से ये अलग रह के भी इनहेरिट हो सकता है। इनहेरिट होता है, इसका मतलब ये रेप्लिकेट भी होता होगा। तो इसका मतलब ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए है। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है यानी खुद से रेप्लिकेट हो जाता है और उसकी एक कॉपी जो है वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। हमने बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर कॉन्जुगेशन पढ़ा है। कॉन्जुगेशन में हमने पढ़ा था कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से जब संयुग्मित होता है तो उनके बीच में संयुग्मन नलिका बन जाती है, और जो प्लाज्मिड है, जो एफ प्लाज्मिड है, वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है। तो वो जो डोनर सेल है जिसमें पहले था वो डोनर सेल कहलाती है, जिसमें नहीं था वो रेसिपिएंट सेल कहलाती है। और जब ये दोनों संयुग्मित होते हैं तो पहले जो प्लाज्मिड डोनर सेल के अंदर था वो पहले रेप्लिकेट हो जाता है, और रेप्लिकेट होकर जो उसका एक पार्ट है वो संयुग्मन नलिका द्वारा दूसरे बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से इसका मतलब इसमें रेप्लिकेटिंग पावर होती है। चौथा पॉइंट है कि इसका जो साइज है वो 1 किलो बेस पेयर से लेकर 50 किलो बेस पेयर तक हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो कॉपी नंबर इसका हम कहते हैं, कॉपी नंबर, वो क्या है? प्लाज्मिड, नंबर ऑफ प्लाज्मिड इन अ पर्टिकुलर सेल। ठीक है, नंबर ऑफ प्लाज्मिड इन अ बैक्टीरियल सेल, एक बैक्टीरियल सेल में इसका प्लाज्मिड का कितना नंबर है। तो ज्यादातर इनके नंबर 1 to 5 होते हैं, लेकिन इसको हम कॉपी नंबर को क्या कहेंगे? इसका मतलब जिसमें 5 है उसे कहेंगे कॉपी नंबर 5 है, जिसमें 4 है उसमें कॉपी नंबर हम 4 कहेंगे। तो इस तरीके से इसका नंबर है, लेकिन इसके कॉपी नंबर को हम क्लोरामफेनिकोल ट्रीटमेंट के द्वारा बढ़ा सकते हैं। क्लोरामफेनिकोल एक
ऐसा सब्सटेंस है जो यदि हम मीडियम में यूज करते हैं, ग्रोथ मीडियम में, तो जो बैक्टीरियल सेल जिसके अंदर ग्रो कर रही है उसमें क्लोरामफेनिकोल को जोड़ दिया जाए तो नंबर ऑफ प्लाज्मिड पर सेल जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो प्लाज्मिड के अंदर पाई जाती हैं। यदि ये प्लाज्मिड कैसा है, इंडिपेंडेंट है। यदि ये प्लाज्मिड कुछ बैक्टीरियल सेल के अंदर ये प्लाज्मिड इस डीएनए से जुड़ जाता है, जब ये डीएनए से जुड़ जाता है तो इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड जो है वो क्या कहलाता है, एपिसोम कहलाता है। तो इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड, इंटीग्रेटेड किसका, प्लाज्मिड जो नॉर्मल प्लाज्मिड है वो यदि क्रोमोसोमल डीएनए से जुड़ जाता है तो उसे हम कहते हैं एपिसोम, यानी क्रोमोसोमल डीएनए प्लस प्लाज्मिड, हम ये कह सकते हैं। तो ये कहलाएगा इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड या एपिसोम। तो हम एपिसोम कब कहेंगे, तो केवल क्रोमोसोमल डीएनए से प्लाज्मिड जुड़। ठीक है, तो ये हो गया प्लाज्मिड का नॉर्मल स्ट्रक्चर। लेकिन हमें कैसा वेक्टर, यदि प्लाज्मिड को वेक्टर की तरह यूज करना है तो वो हम कैसे करेंगे, इसको हम बाद में लेंगे। पहले अब हम पढ़ रहे हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो प्लाज्मिड का क्लासिफिकेशन किस आधार पर होता है, जैसे एक है कॉन्जुगेशन फैक्टर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्जुगेटिव फैक्टर। तो ये दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक होता है नॉन कॉन्जुगेटिव और एक होता है कॉन्जुगेटिव। नॉन कॉन्जुगेटिव यानी जब बैक्टीरिया की सेल, हमने कॉन्जुगेशन के टाइम हमने अभी आपको बताया कि कॉन्जुगेशन यानी संयुग्मन में दो बैक्टीरिया सेक्स पिलाई के द्वारा एक दूसरे से संयुग्मित हो जाते हैं, जिनके बीच में संयुग्मन नलिका बन जाती है यानी कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है, और उसमें से प्लाज्मिड पहले रेप्लिकेट होता है और कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में चला जाता है। ठीक है, लेकिन नॉन कॉन्जुगेटिव कह रहे हैं, इसका मतलब वो ट्रांसफर नहीं होता। तो हम कह सकते हैं इट कैन नॉट ट्रांसफर, या ये कहूं कि डू नॉट ट्रांसफर, दे डू नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू अनदर, यानी मूव नहीं करते, ट्रांसफर नहीं हो सकते। जबकि ये कॉन्जुगेटिव जो है, जैसे प्लाज्मिड हमने कहा एक रेप्लिकेट होता है, वो संयुग्मन नलिका द्वारा दूसरे बैक्टीरिया में चला जाता है। तो ये क्या है, दे ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू अनदर, दूसरी सेल के अंदर ये जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मूविंग टाइप के प्लाज्मिड होते हैं जो जा सकते हैं, और नॉन कॉन्जुगेटिव कैसे होंगे, जो कि नहीं जा सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्जुगेटिव फैक्टर। दूसरा आता है इसके फंक्शन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के आधार पर यदि हम लिखें तो कौन कौन से प्लाज्मिड हो सकते हैं। सबसे पहला है एफ प्लाज्मिड फॉर फर्टिलिटी। फर्टिलिटी जैसे हमने कहा कि डोनर सेल के अंदर एफ प्लाज्मिड पाया जाता है और रेसिपिएंट में नहीं पाया जाता, ग्राही में नहीं पाया जाता। तो डोनर सेल जो है जिसके अंदर वो प्लाज्मिड है वो उसके मेलनेस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, यानी जिसके अंदर वो प्लाज्मिड है, जैसे मैंने आपको अभी कॉन्जुगेशन समझाया कि प्लाज्मिड जिसमें है वो डोनर यानी दाता कहलाएगा, जिसके अंदर नहीं है वो ग्राही कहलाएगा। और डोनरशिप जो है इसकी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, मेलनेस को रिप्रेजेंट करेगी। तो हम इसे एफ प्लाज्मिड फॉर फर्टिलिटी कह सकते हैं। दूसरा है आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड क्या है, फॉर रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? प्रतिरोधी क्षमता होना। किसी भी बैक्टीरिया में ऐसा प्लाज्मिड यदि उपस्थित है, आर प्लाज्मिड यदि उपस्थित है, तो वो रेजिस्टेंस पावर रखता होगा किसके प्रति? एंटीबायोटिक के प्रति वो रेजिस्टेंस पावर रखता होगा। जैसे आपने पढ़ा है जेनेटिक मार्कर होते हैं, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे उसको, कि वो जेनेटिक मार्कर एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन होते हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होते हैं। तो वो किसी भी बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए हमें मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। और आपको पता है कि न्यूट्रिएंट मीडियम यदि है तो क्या होगा? उस पर कोई भी बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, कोई भी फंगस ग्रो कर सकती है। तो हमें हमेशा इन विट्रो जब हम कल्टीवेशन करते हैं, हमें पर्टिकुलर बैक्टीरिया चाहिए, जैसे हमें रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया चाहिए, तो उसके अंदर यदि ये रेजिस्टेंट जीन है, आर प्लाज्मिड है, तो एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस होगी उस जीन में। और हम उस मीडियम में यदि एंटीबायोटिक डालेंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक क्यों डालनी पड़ती है? क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया उसके ऊपर ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो यदि हमें वो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया चाहिए और उसके सिलेक्शन के लिए भी चाहिए, तो हमारा कोई भी बैक्टीरिया उस पर ग्रो नहीं करना चाहिए, हमें केवल रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को ग्रो कराना है। तो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया के अंदर ये वाली क्षमता होनी चाहिए, आर प्लाज्मिड हो, यानी प्लाज्मिड फॉर रेजिस्टेंस किसके लिए? एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस। तो आपने पढ़ा है एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन होते हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होते हैं, जो कि इस मार्कर के, इसके वेक्टर के अंदर पाए जाते हैं, जो हम यूज में लेते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। तो उससे क्या होगा कि यदि एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और हमने उस ग्रोथ मीडियम में एम्पेसिलिन डाली है, तो क्योंकि रेजिस्टेंस पावर उसके अंदर है, तो उस मीडियम पे वो ग्रो करेगा। और दूसरे बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस पावर नहीं है। तो हमारा सिलेक्शन आसान हो जाएगा कि यही पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो है वो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है, ठीक है। तो आर प्लाज्मिड क्या है? फॉर रेजिस्टेंस। तीसरा है पोल प्लाज्मिड। पोल प्लाज्मिड क्या है? ये ऐसा प्लाज्मिड है जो कि पोलिसिन के प्रोडक्शन के लिए आवश्यक है, यानी ये प्लाज्मिड कोड फॉर प्रोडक्शन ऑफ पोलिसिन। और ये पोलिसिन क्या है? पोलिसिन ऐसा सब्सटेंस है जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं दूसरे बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ठीक है, दूसरे बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो ऐसा बैक्टीरियल टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है पोलिसिन, जिसके अंदर ये प्लाज्मिड पाया जाता है। यानी जिन बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड पाया जाता है वो पोलिसिन प्रोड्यूस करते हैं। ये पोलिसिन दूसरे बैक्टीरिया को किल करने की पावर रखता है। चौथा है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड का क्या मतलब है? डिग्रेड करने की क्षमता रखता हो। ऐसा प्लाज्मिड जो उन एंजाइम्स को कोड, प्लाज्मिड क्या है? जीन ही तो है। ऐसा जीन जो कोड करता हो किस एंजाइम के सिक्रीशन के लिए? जो ऐसा एंजाइम सीक्रेट करता हो जो किन्हीं चीजों को डिग्रेड करने की क्षमता रखता हो, उनको तोड़ने की क्षमता रखता हो। तो ये किसको डिग्रेड करने की क्षमता रखता हो? यानी कि कोड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम दैट कैन डिग्रेड toxic substances like toluene जैसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को डिग्रेड करने की क्षमता रखता हो, उस एंजाइम को ये प्लाज्मिड कोड करता है। तो जिन भी बैक्टीरिया में डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड होता है उनमें टोलुइन जो है वो टॉक्सिक इफेक्ट अपना नहीं दिखा पाती। लास्ट में आता है वायरुलेंट, यहां लिख रही हूं मैं, वायरुलेंट प्लाज्मिड। वायरुलेंट प्लाज्मिड का क्या मतलब है? वायरुलेंट मतलब उग्र प्रकार, यानी जो पैथोजेनिसिटी को कॉज कर सकता हो। तो कॉज पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी क्या होती है ये आपको पता है, यानी कि जिसके अंदर पैथोजन होने की क्षमता हो, यानी डिजीज कॉज करने की क्षमता हो। तो ऐसा प्लाज्मिड तो हमें चाहिए नहीं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ऐसा प्लाज्मिड हमें नहीं चाहिए। लेकिन कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जो डिजीज कॉज कर सकते हैं, जो यदि इनहेरिट हो जाते हैं दूसरी प्रोजेनी में या ये संयुग्मन में चले जाते हैं इधर से उधर, तो क्या होता है? वो पैथोजेनिसिटी कॉज करते हैं, यानी दूसरे
ऑर्गेनिज्म को, जिस ऑर्गेनिज्म में हम इसको डालेंगे वो पैथोजेनिसिटी कॉज करेंगे यानी डिजीज कॉज करेंगे। तो ये प्लाज्मिड का क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्जुगेटिव फैक्टर और ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। अब हमें रिकॉम्बिनेंट और हमने नॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़ लिया इसका कि प्लाज्मिड का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया में नॉर्मल प्लाज्मिड पाया जाता है उसका स्ट्रक्चर हमने स्टडी कर लिया। लेकिन क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए, यदि हम क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड को क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या पावर होनी चाहिए, इसको अब हम लेंगे। तो देखिए जो प्लाज्मिड एज ए क्लोनिंग वेक्टर, ये कह सकते हैं प्लाज्मिड को हम क्लोनिंग वेक्टर की तरह कैसे काम में लें, उसमें क्या क्या क्वालिटी इसके अंदर हो। तो सबसे पहले इसको चैंग एंड कोहेन ने 1973 में बताया कि ये प्लाज्मिड को हम एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज कर सकते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के अंदर। अब जो आइडियल प्लाज्मिड है यानी आइडियल क्लोनिंग वेक्टर है उसमें क्या क्या होना चाहिए और हमारे प्लाज्मिड में क्या नहीं है, हम उसमें क्या सुधार कर सकते हैं। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है आइडियल क्लोनिंग वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल क्लोनिंग वेक्टर, जिस प्लाज्मिड की हम बात कर रहे हैं कि वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि इट शुड स्मॉल इन साइज, इट शुड स्मॉल इन साइज। अब स्मॉल क्यों होना चाहिए, हम पहले ही कह रहे हैं कि प्लाज्मिड स्मॉल होता है, लेकिन स्मॉल हमने किसके रिलेटिव मतलब उसमें कहा कि ये क्रोमोसोमल डीएनए से छोटा होता है, लेकिन स्मॉल यहाँ किस संदर्भ में होना चाहिए कि स्मॉल होना चाहिए जिससे वो ज़्यादा बड़े डीएनए को, डिजायर्ड डीएनए को कैरी कर सके। क्योंकि हमने कहा कि प्लाज्मिड एक वेक्टर की तरह काम करता है, यदि वो खुद बड़ा होगा तो जब हम उसको ट्रांसफर करेंगे ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिस ऑर्गेनिज्म में हम चाहते हैं उस ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करेंगे या पहले हम डिजायर्ड डीएनए को उसमें जोड़ेंगे तो वो पहले ही खुद बड़ा है तो डिजायर्ड डीएनए हमारा छोटा जा सकेगा। तो इट शुड बी स्मॉल इन साइज सो दैट इट कैन कैरी अ लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल, लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल, लार्ज डिजायर्ड डीएनए। तो ये बड़े डिजायर्ड डीएनए को कैरी कर सके इसलिए ये स्मॉल होना चाहिए। दूसरी बात, इसका कॉपी नंबर, इट शुड बी इन हायर कॉपी नंबर। हायर कॉपी नंबर मतलब इसका कॉपी नंबर मल्टीपल होना चाहिए, यानी इट शुड बी इन मल्टीपल फॉर्म, मल्टीपल कॉपीज में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है प्लाज्मिड यदि हमारा एक काम आ रहा है, वही प्लाज्मिड की यदि हम ज्यादा संख्या में बनाएंगे तो उन सब में हम डिजायर्ड डीएनए को जोड़ सकेंगे। यानी एक ही बैक्टीरिया के अंदर हमारे बहुत सारे कैरेक्टर्स को भी हम जोड़ सकते हैं, बहुत सारे डिजायर्ड डीएनए को भी जोड़कर डिफरेंट कैरेक्टर्स को एक ही बैक्टीरिया के अंदर हम सुरक्षित रख सकते हैं, इसलिए इट शुड बी इन मल्टीपल कॉपीज। तीसरा होगा कि इट शुड रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब उसमें क्या होना चाहिए, इट शुड हैव ओराई साइट। ओराई क्या है, ओरिजिन साइट, जिससे ये खुद रेप्लिकेट हो सके, यानी ओराई साइट जिस प्लाज्मिड में होगी वो खुद रेप्लिकेट हो जाएगी, नहीं तो वो सेल्फ रेप्लिकेट नहीं हो पाएगी। और सेल्फ रेप्लिकेट नहीं होगी तो क्या होगा, उसकी हम कॉपीज नहीं कर पाएंगे, और कॉपीज नहीं होंगी तो वो जो है हमारे किसी काम की नहीं है। क्योंकि यदि हम किसी प्लाज्मिड में डिजायर्ड डीएनए को जोड़ रहे हैं तो हमें मल्टीपल कॉपीज तभी बनेंगी जबकि प्लाज्मिड मल्टीप्लाई करेगा, और प्लाज्मिड मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे डिजायर्ड डीएनए मल्टीप्लाई करेगा और हम कई सारी मात्रा में डिजायर्ड डीएनए को बना सकेंगे। नेक्स्ट बात इसकी ये है कि इसमें इट शुड हैव यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स। यूनिक
रेस्ट्रिक्शन साइट्स। अब हमने कहा यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स का क्या मतलब है। रेस्ट्रिक्शन साइट्स वो हैं, हमने कहा कि प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक निश्चित यानी पर्टिकुलर लंबाई पर काटते हैं, पर्टिकुलर साइट पर काटते हैं, तो प्लाज्मिड में रेस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए, यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए जिस पर कि वो एंजाइम काट सके, क्योंकि हर रेस्ट्रिक्शन साइट पर एक पर्टिकुलर एंजाइम काम में आता है। तो यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए जहां पर कि हम उसे जोड़ सकें, इनएक्टिव पार्ट उसका निकाल सकें, कोई एक्टिव पार्ट ना हट जाए, इनएक्टिव पार्ट उसमें हटाएं और उसमें डिजायर्ड डीएनए को इंसर्ट कर सकें। देन उसमें इंसर्शनल इनएक्टिविटी की पावर होनी चाहिए। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ये क्या होता है, देखिए प्लाज्मिड का जो पार्ट हम हटाते हैं और उसकी जगह डिजायर्ड डीएनए डालते हैं, तो जो पार्ट हमने हटाया है वो उसका इनएक्टिव हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, जो उसमें पावर थी वो मतलब वो करेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर नहीं रहेंगी। जैसे प्लाज्मिड में हम देखें कि जो रेजिस्टेंस पावर है, दो प्रकार की रेजिस्टेंस पावर है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। यदि हम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन वाली जगह पर डिजायर्ड डीएनए को इंसर्ट करते हैं तो वो पर्टिकुलर टेट्रासाइक्लिन जीन इनएक्टिव हो जाएगा। तो यानी उसको कहेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, क्योंकि किसी डिजायर्ड डीएनए के इंसर्ट करने से उसका इनएक्टिवेशन हो गया। ठीक है, यदि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को हटाकर यदि हम वो डालते हैं, डिजायर्ड डीएनए डालते हैं, तो वो पार्ट डैमेज हो जाएगा, तो भी हम उसे कहेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इनके अलावा कोई और पार्ट यदि हम उसको हटा के ओराई साइट और इन सबको ओराई साइट को छोड़ के और रेजिस्टेंट जीन को छोड़कर यदि हम किसी और पार्ट को हटाकर डीएनए को लगाते हैं, डिजायर्ड डीएनए को, तो उसमें इंसर्शनल इनएक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि वो पार्ट इनएक्टिव है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो वो पार्ट डैमेज तो होगा लेकिन वो किसी काम का नहीं है। यदि हम उसको ट्रांसफर भी कर रहे हैं तो वो किसी काम का नहीं है। तो ये है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। और लास्ट में है पैथोजेनेसिटी। तो क्या होना चाहिए, इट शुड नॉट कॉज पैथोजेनेसिटी। अभी हमने आपको बता ही दिया कि पैथोजेनेसिटी क्या होती है, डिजीज कॉज करने की क्षमता होती है, और यदि ये पैथोजेनेसिटी कॉज करेगा, डिजीज कॉज करेगा, तो वो प्लाज्मिड हमारे किसी काम का नहीं है। वो प्लाज्मिड जिसमें पैथोजेनेसिटी कॉज करने की क्षमता यानी डिजीज कॉज करने की क्षमता नहीं है, वही प्लाज्मिड हमारा काम में आएगा। तो इट शुड नॉट कॉज पैथोजेनेसिटी मीन्स इसमें डिजीज कॉज करने की क्षमता नहीं हो। तो ये हमारे प्लाज्मिड जो आइडियल प्लाज्मिड है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब जो नॉर्मल प्लाज्मिड है वो एज सच, कुछ जो नॉर्मल प्लाज्मिड हैं वो एज सच क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम में आ जाते हैं, लेकिन कुछ वेक्टर्स ऐसे हैं, कुछ प्लाज्मिड ऐसे हैं जो ये जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स इनको फुलफिल नहीं करते हैं। इसका मतलब वो दे आर लार्ज इन साइज, जिससे वो बड़े डीएनए को कैरी नहीं कर सकते, लार्ज होंगे तो कैरी नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात, उनका कॉपी नंबर कम होता है, तो कॉपी नंबर कम होगा तो वो हमारा मल्टीप्लाई नहीं होगा तो वो भी हमारे कम काम का है। तीसरी बात, रेप्लिकेशन तो ज्यादातर रेप्लिकेशन पावर ज्यादातर उसमें पाई जाती है। रेस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए। इसके अलावा एक चीज हमारी रह गई है कि इसके अंदर रेजिस्टेंट जीन होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक मार्कर, इट शुड हैव जेनेटिक मार्कर। ये जेनेटिक मार्कर जो हमने कहा तो वो क्या है, एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट जीन होने चाहिए। जैसे हमने कहा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इसके अंदर होने चाहिए। यदि वो हैं तब तो ठीक है, क्योंकि हमारे जो ग्रोथ मीडियम पे हमने कहा, नॉर्मल ग्रोथ मीडियम पे जब हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करे, नॉर्मल मीडियम जो हम बनाते हैं उसके लिए हम एंटीबायोटिक डालते हैं। ठीक है, तो यदि हमने ग्रोथ मीडियम में एंटीबायोटिक नहीं डाला है तो कोई भी बैक्टीरिया जो हवा में होगा वो उस पर ग्रो करेगा। लेकिन यदि रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मार्कर है, प्लाज्मिड में ऐसा जेनेटिक मार्कर है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, तो वो उस एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट होगा और
इस तरह का जो बैक्टीरिया है वो उस ग्रोथ मीडियम पे ग्रो करेगा जिसमें एम्पेसिलिन पड़ी हुई है या टेट्रासाइक्लिन पड़ी हुई है। तो ये हमारे सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट के अंदर काम में आता है। जब हम रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करते हैं तो हमारा वो कोई भी बैक्टीरियल कॉलोनी हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, हमें ये पता लग जाएगा, हम एम्पेसिलिन डालेंगे उसके अंदर, रेजिस्टेंट जीन ये है ही हमारा, ये रिकॉम्बिनेंट के अंदर रेजिस्टेंट जीन है, तो वो बैक्टीरिया हमारा आराम से उस मीडियम पे ग्रो कर जाएगा क्योंकि उसके प्रति प्रतिरोधी क्षमता उसके अंदर है। तो ये किस में काम में आएगा, जेनेटिक मार्कर यदि उपस्थित है तो यही प्लाज्मिड हमारा काम में आएगा, क्योंकि हमें रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट भी करना है। कोई भी कॉलोनीज हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, हमें केवल रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करना है। तो इस तरह की जो क्वालिटीज हैं वो हमारे आइडियल वेक्टर के अंदर होनी चाहिए, लेकिन जो नॉर्मल प्लाज्मिड है उसमें ये क्वालिटीज नहीं होती हैं। कुछ लार्ज होते हैं, कुछ के कॉपी नंबर कम होते हैं, कुछ में जेनेटिक मार्कर नहीं होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए या एक ही मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं इनको ओवरकम करने के लिए एक ही प्लाज्मिड में ऐसी सारी क्वालिटीज हम लाने के लिए, ये वाली सारी क्वालिटीज लाने के लिए उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की आवश्यकता होती है। यानी नॉर्मल प्लाज्मिड काम में नहीं आएगा, अब हमें रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, उस प्लाज्मिड का कुछ पार्ट निकालना पड़ेगा और कुछ और वेक्टर का पार्ट उसके अंदर हमें जोड़ना पड़ेगा। तो अब हम कल इसको पढ़ेंगे कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मिड, जिसमें हम बनाएंगे PBR 322 जो कि स्पेसिफिक है हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए, या PUC 8, इस तरह के प्लाज्मिड हमें इसके लिए यूज करने पड़ेंगे। तो नॉर्मल प्लाज्मिड हमारा इसमें काम में नहीं आएगा, प्लाज्मिड क्या होगा, रिकंस्ट्रक्ट हमें करना पड़ेगा। थैंक यू स्टूडेंट।